सरफेस, और आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर हम दो या दो से ज्यादा अगर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, तो इन पॉइंटों का जो पोटेंशियल है वी ए, वी बी और वी सी आपस में बराबर रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद एक ऐसा सरफेस जिस पर स्थित या प्लेस्ड कोई भी पॉइंट और उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में बराबर रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है, ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों हुआ? तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उससे हमने लिया था VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q, ये Q नॉट था, ये फॉर्मूला था। यानी हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, इसको उठा करके मैं इस पॉइंट B पर लेकर के आया, और पॉइंट B पर अब हमें ये पता है कि A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल आपस में बराबर है, तो ये दोनों ही टर्म आपस में बराबर हो गई। ये 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, ये 50 है तो दूसरा भी 50 होगा, तो 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म सिंस VB माइनस VA इक्वल टू 0, ये 0 है, इसलिए ये वाली पूरी टर्म हैंस WAB अपॉन Q नॉट आल्सो बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा। Q नॉट को इधर शामिल कर देंगे तो WAB इक्वल टू कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर है ये बात आप लोगों के माइंड में? आई थिंक ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब इसका एक और अदर यूज हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है, यानी इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, कैसे पॉसिबल है, ये हम देखते हैं। तो हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स F वेक्टर डॉट dx वेक्टर होता है कि नहीं होता? ये वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम फोर्स यानी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी जगह तक ले जाने में वर्क डन कितना होता है? F इक्वल टू ये होता है Q नॉट E वेक्टर। आप लोगों ने पढ़ा है इसे भी। इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना, फोर्स लगाना पड़ता है, F इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा है। आप लोगों ने ये देखा होगा E वेक्टर दैट इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F की वैल्यू ये आ गई। इस F की वैल्यू को ये जो अपने पास फॉर्म इक्वेशन नंबर में लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, इस F की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो W बराबर Q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये आ जाएगा अपने पास। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये अपने पास फॉर्म आ गई। अब हम ये देखते हैं यहां से वर्क डन अपॉन Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अगर हम ये वर्क कहां पर किया जाए, ये जो W है ये वर्क हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर करते हैं। ठीक है ना, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो W की वैल्यू 0 आ जाएगी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन बराबर हो जाता है 0। ये पूरी की पूरी टर्म 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लिख देता हूं मैं Q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर बराबर 0। अच्छा, dx क्या चीज है? dx है डिस्प्लेसमेंट,
यहां से यहां तक जो आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट है dx। अब देखो ये क्यू नॉट तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्ट भेज सकते हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर है, इनको हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इनको पहले अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट इधर चला गया तो जीरो में डिवाइड किया जाएगा इसका, तो जीरो ही रह जाना है। ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर बराबर जीरो, ये हो गया अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ई डी एक्स कॉस थीटा आ जाता है जीरो। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिएगा हमारे पास में यहाँ पर इस इक्वेशन 3 में 3 टर्म है, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी टर्म क्या है अपने पास dx यानी डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी टर्म क्या है cos थीटा। अब देखो इस जगह पर हम ये पहले से ही कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये सरफेस कहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इसका मतलब E की वैल्यू जीरो नहीं है, नहीं है ना। हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी यहां से लेके यहां तक लेके आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, चाहे 1 सेंटीमीटर का हुआ हो, चाहे 1 mm का हुआ हो, चाहे 1 मीटर का हुआ हो, है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो dx भी जीरो नहीं है, नहीं हुआ ना। तो अब देखो आपके पास 3 टर्म है, एक ex है, एक dx है, सॉरी एक तो e हो गई, एक dx हो गई और एक हो गई cos थीटा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है जीरो, आ रहा है कि नहीं आ रहा जीरो। e की वैल्यू जीरो नहीं है और dx की भी वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, तभी तो जीरो आएगा ना। आप लोगों को ये पता है ये सारी चीजें कि नहीं पता। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, 3 टर्म है, इन तीनों का टर्म का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। मैं ये कह देता हूँ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। यहाँ पर भाई 8 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 24 का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर जीरो आए, तो जीरो किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हम जीरो से करेंगे तो ही तो आंसर जीरो आएगा, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो सेम यहाँ पर है, ई की वैल्यू जीरो नहीं है यानी कुछ तो है, ई की वैल्यू कुछ तो है, dx की वैल्यू भी कुछ है, ठीक है। इसलिए ये टर्म पूरी की पूरी जीरो होने के लिए cos थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और cos थीटा जीरो कब आता है, ये 90 या 270 पर आता है कि नहीं आता। तब हम क्या कह सकते हैं cos थीटा बराबर ये cos या तो 90 होगा या फिर क्या होगा 270 होगा, ठीक है। तो हम लिस्ट ये वाली पकड़ लेते हैं 90, cos से cos कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी इस E और ये dx इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ इस सरफेस के ऊपर, ये A पॉइंट से B पॉइंट तक आया कि नहीं आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। तब हम क्या कह सकते हैं ये आता है तो हम कह सकते हैं E परपेंडिकुलर dx, यानी E और dx आपस में क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ये वाली बात आप लोगों के सामने आ गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होता है। अब देखें आप चार्ज स्फीयर ले लें चाहे पॉइंट चार्ज ले लें, इनके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है, ठीक है, वो एक स्फीयर ही होगा। पॉइंट चार्ज हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए कर लेते हैं, चाहे तो आप स्फीयर ले लीजिएगा, स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और हम पॉइंट चार्ज लेते हैं तो ये भी पॉइंट चार्ज है। तो आई थिंक पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं Q, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए एक स्मॉल r1 रेडियस का एक स्फीयर बना दिया, ठीक है ना, ये स्फीयर बना दिया इसके चारों तरफ, इसकी रेडियस कितनी है r1 है, ठीक। इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, एक तो पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया ये मैंने B,
और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ C। क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस कितनी होगी R1 और इस जगह से यहाँ तक की भी रेडियस कितनी होगी R। अब अपने पास फॉर्मूला है V बराबर क्या होता है KQ/R, होता है कि नहीं होता। तो A पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम देखें तो VA बराबर कांस्टेंट तो K हो गया, ये Q होता है सोर्स चार्ज, तो इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से। तो ये इस चार्ज की वैल्यू हो गई Q और इस जगह की सोर्स चार्ज की दूरी कितनी है R1, तो ये अपॉन में आ जाएगा R। ठीक इसी तरह से हम इस पॉइंट B पर पोटेंशियल देखते हैं। पॉइंट B पर पोटेंशियल देखें तो VB बराबर, ठीक है, K तो कांस्टेंट होता है, Q सोर्स चार्ज, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से। तो सोर्स चार्ज क्या हो गया Q और पॉइंट की सोर्स चार्ज से दूरी कितनी है R1, तो अपॉन में आ जाएगा R। सिमिलर हम C के लिए निकालेंगे तो VC बराबर क्या आ जाएगा KQ/R1। ठीक है, अब इन तीनों को देखो KQ/R1, KQ/R1, KQ/R1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही है। ठीक, बराबर आने का मतलब पोटेंशियल कैसा हो गया, इक्वल। तो इन पॉइंटों को मिलाने वाली जो सरफेस हो जाएगी, ये वाली सरफेस, इन पॉइंटों को मिलाने वाली, मैं और भी कई सारे पॉइंट ले सकता हूँ यहाँ पर, इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। इतने सारे पॉइंट में लूंगा तो इन सब पर भी पोटेंशियल इसके बराबर आएगा, और जब पोटेंशियल इसके बराबर होगा यानी पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, तो इन पॉइंटों से मिलाकर के बनने वाली जो सरफेस होगी वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर होता है, ठीक है ना, कोसेंट्रिक स्फीयर, वो क्या कहलाएगा आपका, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। आप रेडियस R2 कर दो, ये R2 रेडियस करोगे तो इसके लिए जो दूसरी R2 के रेडियस को कंसंट्रेट करती हुई जो स्फीयर बनेगा वो स्फीयर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अगर